हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इससे मेरी आने वाली हर नई कहानी की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज हम फिर से मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी अनास्था के मरुथल सुनेंगे, जो कि एक महिला केंद्रित कहानी है और मेरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगने वाली है। कहानी सुनने के बाद अगर आप मेरी इस बात से सहमत हों तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंतरंग से बाहर निकले तो देखा झमाझम पानी बरस रहा है। भीतर बैठकर मौसम के इस बदले मिजाज का पता ही नहीं लगा था। अब उतनी सी जगह में इतने सारे लोगों के साथ खड़े होकर हम लोग बारिश के रुकने की प्रतीक्षा करने लगे। बारिश का फिलहाल रुकना तो नामुमकिन ही था। हाँ, जोर थोड़ा कम हुआ था। तो ये बोले, सुनो, निकल लेते हैं, घर जाकर कपड़े बदल लेंगे। इन्होंने सिर पर रुमाल रख लिया, मैंने भी सिर पर पल्ला डाल लिया और हम लोग निकल पड़े। पहले तो किनारे किनारे चलना चाहा, पर वहाँ छत से पर नाले बह रहे थे। फिर सोचा जब भीगना ही है तो तरतीब से भीगेंगे। वैसे भी प्रवेश द्वार तक पहुँचते पहुँचते तरबतर होना ही था। मैं संभल संभल कर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैंने देखा मुझसे कुछ आगे एक और महिला भीगने की परवाह न करते हुए चल पड़ी है। वे मुझसे भी धीरे चल रही थी। लग रहा था काफ़ी बुजुर्ग हैं और शायद उनके घुटनों में भी दर्द है। कुछ देर बाद मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया था। गेट पर पहुंचकर ये बोले, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैं प्रतीक्षा कर रही थी, तब तक वे भी बगल में आकर खड़ी हो गई। चेहरा जाना पहचाना सा लगा, शायद कई कार्यक्रमों में देखा है। अकेली हैं? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिला दिया। कहाँ रहती हैं? अरेरा कॉलोनी। तो हमारे साथ चलिए ना, हम लोग उसी तरफ जाएंगे। उन्होंने नानोकार नहीं की। जानती होंगी कि इतनी बरसात में ऑटो मिलेगा नहीं, मिला भी तो रात में उतनी दूर जाने को शायद ही राजी हो। तब तक ये गाड़ी लेकर आ गए थे। इन्होंने मेरे लिए दरवाज़ा खोला तो मैंने भीतर हाथ डालकर पीछे वाला दरवाज़ा भी खोल दिया। इन्होंने प्रश्नार्थक दृष्टि से देखा। उधर अरेरा कॉलोनी में ही रहती हैं, ड्रॉप कर देंगे। अब इतनी रात ऑटो कहाँ मिलेगा? मैंने बताया। इन्होंने मुंह बना लिया पर कुछ बोले नहीं। हम दोनों के बैठते ही चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दें। आपको अक्सर कार्यक्रमों में देखा है, हमेशा अकेली ही आती हैं। हाँ, अब तो अकेली ही हूँ, पर शौक है कि छूटता ही नहीं। शौक क्या, यह तो एक तरह से मेरे जीने का सामान ही है। घर पर मैंने जानबूझकर वाकया अधूरा छोड़ दिया। घर पर सब हैं, बेटा है, बहू है, पर उनकी अपनी मसरूफियतें हैं। मेरे साथ कहाँ तक घिसटते रहेंगे? फिर पीढ़ी का अंतर है, उनके शौक अलग, पसंद अलग। उनकी आवाज़ खनकदार थी, उच्चारण भी एकदम साफ सुथरा था। आप लोग भी रसिक जान पड़ते हैं, उन्होंने कहा। जी हाँ, शौक तो बहुत है, पर हर जगह जा नहीं पाते। यहाँ तो रोज़ ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। हम लोग कस्बे से आए हैं, हमारे लिए राजधानी का सबसे बड़ा आकर्षण यही है। देखने सुनने के लिए यहाँ कितना कुछ है, बस समय चाहिए। आप उस दिन रोनू मजूमदार के कार्यक्रम में नहीं थी शायद। बहुत अच्छा बजाते हैं, मेरे ख्याल से चौरसिया के बाद उन्हीं का नंबर है। मैं चकित थी। इसी उम्र की मेरी माँ और सास अचार और पापड़ से आगे कुछ जानती ही नहीं। प्रकट रूप से मैंने कहा, मेरा बड़ा मन था, पर उस दिन ये टूर पर थे। आप गाड़ी नहीं चलाती? चलाती तो हूँ, पर रात में अकेले हिम्मत नहीं पड़ती। आप निकल आया कीजिए, लौटते समय मैं आपका साथ दे दूँगी। थैंक यू, मैंने कहा और दृष्टि अनायास ही इनकी ओर उठ गई। इनके चेहरे की रेखाएं प्रतिक्षण कठोर होती जान पड़ी। ये जरा रिजर्व नेचर के हैं, किसी के साथ इतनी जल्दी बेतकल्लुफ़ नहीं हो सकते। मैडम, आपको कहाँ छोड़ना है? इन्होंने खुरदरी आवाज़ में पूछा।
हम लोग अरेरा कॉलोनी के मुहाने पर खड़े थे। आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, आप बस पता बता दीजिए, दोबारा भीगने में कोई तुक नहीं है। उनके निर्देशानुसार फिर गाड़ी ने 3-4 बार मोड़ पार किए। फिर एकाएक वे बोली, बस यहीं रोक दीजिए। इन्होंने गाड़ी रोक दी। मकान में घुप अंधेरा था। मुझे बड़ा खराब लगा। कैसे लोग हैं? घर का एक सदस्य बाहर है, कम से कम बाहर की एक बत्ती तो जलाकर रखनी चाहिए। अच्छा, अब आप चलिए, धन्यवाद। नीचे उतरकर उन्होंने कहा, आप गेट तो खुलवा लीजिए। खुलवा लूँगी, नो प्रॉब्लम। आप लोग चलिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगा शायद उन्हें हमारे सामने कुछ असुविधा हो रही है। नमस्ते करके हम चल पड़े। मैंने कनखियों से देखा। हमारे जाने के बाद उन्होंने गेट नहीं खड़काया, बल्कि वे आगे बढ़ गई। हम लोग शायद थोड़ा पहले ही रुक गए थे। कहती तो 2 कदम आगे भी चले जाते। वे शायद तुम्हें अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी। डोंट टेल भी। ठीक ही तो कह रहा हूँ, तुम तो एकदम गले ही पड़ जाती हो। यह महानगर है मैडम, यहाँ कस्बाई संस्कार नहीं चलेंगे। फिर 2-4 बार कार्यक्रमों में वे नजर आई। दुआ सलाम भी हुई। मुझे लगा लौटते समय वे हमें ढूंढ लेंगी, पर बाद में नज़र ही नहीं आई। शायद पहले ही निकल गई थी। एक बार मैंने टोका भी तो बोली, हर बार थोड़ी ही अच्छा लगता है। वो तो उस दिन बारिश हो रही थी, इसलिए मेरा ऑटो वाला कहीं अटक गया था। ऑटो वाला लगा रखा है क्या? यही समझ लीजिए, मेरा शौक है। इसे मैं अपने दम पर पूरा करती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। फिर भी अगर कभी ज़रूरत हुई तो आपको ही कष्ट दूंगी, यकीन जानिए। 1-2 बार मैं अकेले ही गाड़ी लेकर गई तो मैंने उन्हें ज़बरदस्ती बिठा लिया। कहा कि आपका ही सुझाव था, आपके ही भरोसे में गाड़ी लेकर आई हूँ, अब आप पीछे नहीं हट सकते। एक बार मिसेस माथुर साथ में थी। बोली, आजकल ये मिसेस राय तुम पर बहुत कंबल हो रही हैं। ओह, तो इनका नाम मिसेस राय है, मुझे तो पता ही नहीं था। पूछने में भी संकोच हो रहा था। वैसे वे मुझ पर कंबल नहीं होती। अकेली होती हूँ तो मैं ही उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर भी उनसे बचकर ही रहना। उन्हें तो हर कहीं जाना होता है, चाहे राम किंकर जी का प्रवचन हो या भीमसेन जोशी जी का गायन हो, अरुण शौरी का भाषण हो या पिनाज मसानी की गज़लें हों। उन्हें किसी कार्यक्रम से परहेज नहीं है। अच्छा तो है, अपना बुढ़ापा कलात्मक ढंग से काट रही हैं। अरे बेटा बहू कोसते रहते हैं, उन्हें कोई कहाँ तक ढोएगा? आखिर बच्चों को भी अपने काम होते हैं। मैंने तो हमेशा उन्हें अकेला ही देखा है। खैर, आप इन लोगों को जानती हैं, हमसे 4 घर आगे ही तो रहते हैं। एक दिन मैंने उनसे कहा, आंटी जी, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। जिस दिन मैं अकेली रहूँगी आपको घर से ही पिकअप कर लूँगी। कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ोन बच्चों के कमरे में है। मैसेज मुझे मिल ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। कई बार भूल जाते हैं। उनके घर का जो एक चित्र मेरे मन में उभर रहा था, वह इस बात से पूर्ण हो गया। लगा कि वे भीतर बाहर एकदम अकेली हैं। कई बातों की जैसे ही आदत हो जाती है। शहर की सांस्कृतिक संध्याओं में उन्हें देखने की मुझे जैसे आदत हो गई थी। जब 3-4 बार वे नहीं मिली तो मैंने मिसेस मित्रा से पूछ ही लिया। पता क्या चला, मिसेस मित्रा ने हिकारत से बताया, अरे टांग तुड़वाकर अस्पताल में पड़ी हैं। सुनकर बुरा लगा। इस उम्र में फ्रैक्चर, वह भी पैर का, बहुत मुश्किल से ठीक हो पाएगा। उनका घूमना फिरना तो शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। किसी तरह उनका पता ठिकाना मालूम किया। किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट थी। रूम नंबर पता करके एक दिन पहुंच ही गई। दरवाजे पर ही एक सुदर्शन युवक से सामना हुआ। क्या काम है? उसने रूखे स्वर में पूछा। मेरा तो उल्टे पैरों लौट आने का मन हो गया। फिर भी संयत स्वर में कहा, काम क्या होगा, तबीयत देखने आई हूँ। आपको पहचानती हैं वे? शायद, भीतर जाने देंगे तभी तो पता चलेगा। बड़ी मजबूरी में उसने दरवाज़ा छोड़ा। भीतर जाकर देखा, बिस्तर पर वे निढाल पड़ी थी। मुझे देखकर उनके श्रांत क्लांत चेहरे पर एक क्षीण सी मुस्कुराहट आ गई। बेटे को बुलाकर उन्होंने मेरा परिचय करवाया।
श्रीमान जी का नाम सुनते ही उसके चेहरे की रेखाएं कुछ ढीली हुई, पर मेरा चेहरा तन गया। सोच लिया कि इस इंसान से अब बात नहीं करनी है। कुछ देर तक मिजाज पुरसी करने के बाद मैं उठ खड़ी हुई। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, कुछ किताबें हों आपके पास तो भिजवा सकेंगी? पढ़े पढ़े बोर हो रही हूँ। मैंने दूसरे ही दिन नौकर के हाथ पुस्तकें भिजवा दी, पर मन नहीं माना तो 4 दिन बाद खुद पहुँच गई। साथ में 4-6 कैसेट्स थे और हेडफोन सहित मेरा छोटा सा कैसेट प्लेयर भी। वे बहुत खुश हुई। मेरे दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, पिछले जन्म में आप जरूर मेरी बेटी रही होंगी। इसी जन्म में मान लीजिए न। फिर तो जैसे नियम ही हो गया। हर 2-3 दिन बाद मैं अस्पताल पहुंच जाती। कभी फल, कभी पत्रिकाएं, कभी कोई हल्का सा नाश्ता, कभी एकाध उपन्यास। वहाँ खाली हाथ जाना अच्छा ही नहीं लगता था। इस बीच एकाध 2 कार्यक्रमों में जाना पड़ा तो बराबर उनकी याद आती रही। कार्यक्रम का रस नहीं ले सकी। मन के तार कब किससे जुड़ जाएंगे कोई नहीं जानता। इस बार मैं उठने लगी तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, परसों नरसों शायद मैं घर चली जाऊंगी। उससे पहले एक बार दर्शन दीजिएगा। दर्शन की चिंता क्यों करती हैं? मैंने उनके हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, मैं घर आकर दर्शन दे जाया करूंगी। नहीं, वहाँ नहीं। मेरे कान पर हथौड़े की तरह पड़ा। इतनी उत्तेजना की, कठोरता की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने धीरे से उनका हाथ छोड़ दिया। उन्होंने दोबारा मेरा हाथ थाम लिया। उनका चेहरा भी अब सामान्य हो गया था। सौम्य शब्दों में बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरे अपनों का मेरे घर पर अपमान हो। मैं क्या बोलती, चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं न? मैं चौंकी। वे कितनी सहजता से आपसे तुम पर उतर आई थी। आपको कैसे पता चला? हम लोग इतनी बातें करते हैं पर कभी बच्चों का जिक्र नहीं चला, इसलिए। बच्चे नहीं हैं पर मुझे कोई मलाल नहीं है। मैंने अपने जीवन को इतनी सारी चीज़ों से भर लिया है कि सोचने का समय ही नहीं मिलता। वह सोच करने लायक बात है भी नहीं। बच्चों का न होना उतना दुखदाई नहीं है, पर बच्चों के होते हुए अकेले पड़ जाना ज़्यादा कष्टप्रद है। मैंने उनकी ओर देखा। चेहरा दर्द से जैसे पुता हुआ था। फिर भी मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाई। आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? मैं इतनी बार यहाँ आई हूँ पर आपकी बहू को कभी नहीं देखा। बेटी को भी बस उसी दिन देखा था। ऑपरेशन वाले दिन दोनों आए थे। अब बेटा कभी कभार चक्कर लगा जाता है। और उनके बच्चे, वे भी तो दादी को देखने आते होंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बैठी थी सो लेट गई, जैसे बहुत थक गई हो। मुझे अपने पर शर्म हो आई। नाहक उनकी दुखती रग को छू लिया। मैंने धीरे से सॉरी कहा और चली आई। 2-3 दिन वहाँ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, पर फिर डर लगा कि कहीं वे घर चली गई तो फिर मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। मैंने नर्सिंग होम में फ़ोन करके पता किया, अभी वे वहीं थी। फिर मैंने उनके लिए फेयरवेल का सामान जुटा लिया। आशापूर्णा देवी और शिवानी जी के पूरे सेट्स खरीदे। बशीर बद्र, जावेद अख्तर, साहिर और दुष्यंत कुमार के गज़ल संग्रह खरीदे। पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, मालिनी राजूरकर, परवीन सुल्ताना के कैसेट्स खरीदे। नितिन मुकेश के गाए हुए सुंदरकांड का पूरा सेट लिया। 2 खूबसूरत गिफ्ट पैक बनाए। 2-3 पैकेट मसाला सुपारी के, नींबू वटी के पाउच भी रख लिए। काफ़ी सामान हो गया था, फिर भी जैसे मेरी तृप्ति नहीं हो रही थी। उस दिन उन्हें उदास छोड़कर आई थी। सोचा था आज जाते ही उन्हें खुश कर दूंगी, पर वहाँ जाकर मेरा ही मूड खराब हो गया। उनके सुपुत्र वहाँ विराजमान थे। वे भी मुझे देखकर बहुत खुश नहीं हुए। उनके चेहरे पर वही मनोसियत बरस रही थी। बड़ी बेजारी में बैठे थे। मुझे देखते ही उठ खड़े हुए। थके से स्वर में बोले, मम्मा आप सारा सामान समेट कर रख लीजिए, मैं कल सुबह 9 बजे आ रहा हूँ। ऑफिस जाने से पहले आपको घर पहुँचा जाऊँगा। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिला दिया, पर मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, भाई साहब यह सब समेटना क्या आंटी के बस का है? यह अकेले सोहन के बस का भी नहीं है।
महीने भर में तो अस्पताल में पूरी गृहस्थी इकट्ठा हो जाती है। न हो तो आप घंटे भर के लिए मिसेस को भेज दीजिए। उनके बेटे ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर माँ से बोला, मम्मा, आप तो जानती हैं जया का घर से निकलना कितना मुश्किल है। आपका कमरा ठीक करना है, आपके लिए स्पेशल पलंग मंगवाया था, उसे फिट करना है, आपका बाथरूम चेक करना है। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने सहज स्निग्ध स्वर में कहा। सोहन सब कर लेगा, उसे मालूम भी है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तुम अब निकलो, बच्चे राह देख रहे होंगे। बेटा जैसे इस आदेश की प्रतीक्षा में था, फौरन उठकर चल दिया। कमरे में जब हम दोनों ही रह गई, तब मैंने कहा, आंटी, घर जा तो रही हैं, पर वहाँ आपकी तीमारदारी कौन करेगा? बहू तो यह सब करने से रही, और सोहन से आप करवा नहीं सकती। सोहन से कैसे करवाऊंगी? बूढ़ी हूँ तो क्या, औरत तो हूँ। इसलिए मैं यहाँ 8-10 दिन ज़्यादा रह ली। मुझे तो पिछले हफ्ते ही छुट्टी मिल रही थी, पर मैंने मना कर दिया। कहा कि ऐसी असहाय अवस्था में घर नहीं जाऊंगी, कम से कम मुझे अपने पैरों पर खड़ा तो हो लेने दो। यह आपने ठीक किया। शक्ति तो धीरे धीरे आएगी, पर आत्मविश्वास तो आना चाहिए। पर इसी बात पर बेटा जी बहुत नाराज हो गए। क्यों? अरे नर्सिंग होम में रहना कोई मजाक है? 500 रुपया रोज तो कमरे का ही है। इसके अलावा दवाइयाँ, नर्सिंग अलग, ऑपरेशन का खर्च तो अलग ही होता है, वह तो उसी समय वसूल लिया जाता है। बेटे ने साफ कह दिया था कि ऑपरेशन की फीस मैंने चुका दी, अब बाकी का तुम भुगतोगी। मैं हैरान रह गई। कोई संतान इतनी संवेदना शून्य हो सकती है? पता नहीं क्यों मैंने एकदम पूछ लिया, आंटी, क्या आप इनकी सौतेली माँ हैं? नहीं, पर पिता जरूर सौतेले थे। पर बेटे को उनसे कोई शिकायत नहीं है। प्रेम से उनका नाम लगाता है, उनकी कोठी में ठाठ से रहता है, उनके रुपयों पर ऐश करता है, पर बस माँ को चरित्रहीन समझता है। क्या बात करती हैं? सच कह रही हूँ। उसका कहना है कि इस देश में लाखों औरतें पति के नाम पर जिंदगी गुजार देती हैं, नौकरी करके बच्चे भी पाल लेती हैं। आप ऐसे त्याग और तपस्या की जिंदगी क्यों नहीं बिता सकी? दूसरी शादी करके आपने सिर्फ अपना भला किया, पर मेरा घर परिवार, आत्मीय स्वजन, कुल गोत्र, जाति, सब कुछ छीन लिया। अब उसे क्या बताऊं कि सबकी परिस्थितियां समान नहीं होती। मेरे घर में 4 देवर थे, चारों ही गबरू जवान। सास अपाहिज, खटिया से लगी हुई थी। पति की मृत्यु के बाद मैं 4 महीने वहाँ रही, पर एक रात भी चैन से नहीं सो सकी। हार कर पिताजी के घर लौट आई। पिता की छोटी सी नौकरी थी। हम 6-7 भाई बहन थे। मेरी शादी करके माँ बाप अभी थोड़ा सुस्ता रहे थे कि साल भर का बच्चा लेकर मैं वापस आ गई। ऐसे में मेरा स्वागत क्या होता? मुझे भी लगा कि मैं भाई बहनों के मुंह का कोर छीन रही हूँ। पति की नौकरी का थोड़ा पैसा था, कुछ बीमे की रकम थी। दोनों पक्षों की आंख उसी पर थी, पर दौड़ धूप करने के लिए कोई आगे नहीं आया। जिसने मदद का हाथ बढ़ाया वही शक के घेरे में आ गया। अविवाहित होना ही उनका सबसे बड़ा जुर्म था। फिर हमने तंग आकर उस शक को सच में बदल दिया। मुझे एक सशक्त सहारे की ज़रूरत थी, उन्हें एक सुलझा हुआ साथ चाहिए था। तीनों घरों में बहुत विरोध हुआ, तो हम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ चले आए। भाग्य से कारोबार चल निकला, जीवन की धारा ही बदल गई। राय साहब ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारा ही बेटा संपत्ति का एकमात्र अधिकारी होगा, इसलिए हम लोगों ने दूसरा बच्चा भी नहीं होने दिया। अब लगता है मैंने गलत किया। कम से कम वह तो मुझे आदर मान देता। इतनी लंबी गाथा कहते कहते वे हाँफ सी गई थी। निडाल होकर थोड़ी देर लेटी रही। लगा जैसे बहुत दिनों बाद उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिला था, इसलिए वे धारा प्रवाह बोलती चली गई। मुझे तो लगा कि अपने बेटे को भी उन्होंने ये बात नहीं बताई होगी। आंटी, मैंने कहा, एक बार शांति से आप यह सब अपने बेटे को भी बतलाइएगा।
शायद उनकी गलतफहमी दूर हो। कहना सुनना तो तब होता है जब कोई आपके पास घड़ी भर आकर बैठे। अब तो वह बात ही नहीं रही। राय साहब थे तब तक घर में उनका दबदबा था, मेरा भी सम्मान था। उनके बाद तो मेरी दुनिया ही बदल गई। बहू बात नहीं करती, बच्चे पास नहीं फटकते। बेटा 24 घंटे में एक बार शक्ल दिखाकर फर्ज पूरा कर लेता है। ये बेचारा सोहन न हो तो मैं बोलने को तरस जाती हूँ, इसलिए तो घर से भागी भागी फिरती हूँ। बहू को वह भी तो नहीं सुहाता। कहती है इस उम्र में औरतें मंदिर जाती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, सत्संग में भाग लेती हैं। तुम्हारी माँ को नाच गानों से फुर्सत नहीं है। यह सुनकर बेटे का दिमाग और ख़राब हो जाता है। आपकी बहुरानी तो बहुत ही खतरनाक है, पक्की कूटनीतिज्ञ है, राजनीति में होती बहुत दूर तक जाती। नीरज को उसी ने पट्टी पढ़ाई है, नहीं तो शादी से पहले वह कभी इस तरह से सोचता नहीं था। पति के कान भरकर उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया है और अब सारी जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ गई है। घर अगर मेरे नाम नहीं होता तो वह मुझे भी बाहर कर देती। वो तो राय साहब समय की नब्ज पहचानते थे, इसलिए उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी थी। कम से कम पैसों के लिए मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। वातावरण बहुत बोझिल हो चला था, इसलिए बात बदलने की गरज से मैंने कहा, आंटी आपको ऐतराज़ न हो तो मैं थोड़ा सा सामान समेट दूं? अकेला सोहन भी क्या क्या करेगा। उन्हें ऐतराज़ भला क्या होता। मैंने अपनी समझ से समेटना शुरू कर दिया। तेल, कंघी, साबुन, पेस्ट, ब्रश, कप, प्लेट, चम्मच, ये सारी चीज़ें तो कल सुबह तक चाहिए ही थी। उन्हें छोड़कर बाकी सामान इकट्ठा कर लिया और पॉलीथीन की थैलियों में भरकर रख दिया। अलमारी से सारे कपड़े निकालकर तहा कर रख दिए। फिर मैंने कहा, आंटी ये चादर और गिलाफ शायद घर का ही है, इन्हें भी निकाल लेते हैं, नहीं तो सुबह जल्दी में छूट जाएंगी। आज रात आप अस्पताल की चादर से काम चला लीजिएगा। मैंने उन्हें सहारा देकर उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। चादर घरी करके रख दी। जैसे ही तकिए का गिलाफ उतारा, नोटों की एक गड्डी टपक पड़ी। ये क्या है आंटी? अस्पताल का बिल। श्रवण कुमार जताकर गए थे, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि पैसे मैं ही दूंगी और अपने हाथ से दूंगी। लेकिन पैसे संभाल कर तो रखा कीजिए, इतने सारे पैसे आपने खुले में रख छोड़े हैं। जब अपने ही लूट रहे हैं तो दूसरों से क्या डरना, वे हंसकर बोली। अस्पताल वाले इतनी सेवा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ले भी लेंगे तो मुझे मलाल नहीं होगा। रहा सोहन, तो बेगानों की भीड़ में वही तो एक अपना है। बैंक का सारा काम वही तो करता है। पुराना भरोसेमंद आदमी है, उसकी नीयत में फ़र्क नहीं आ सकता। जानता है जब ज़रूरत होगी मांग कर ले लेगा। सोहन का बस नाम ही सुना है, कभी देखा नहीं। देखोगी कैसे, दिन भर तो बेचारा नौकरी करता है, रात में यहाँ ड्यूटी देता है। कल ही गांव जाकर बीवी को ले आया है। कहता है जब तक आप एकदम ठीक नहीं हो जाती ये आपकी हाजिरी में रहेगी। खेती गई भाड़ में। बहुरानी को ऐतराज नहीं होगा? होगा भी तो वह सोहन से नहीं उलझेगी, एक उसी से तो डरती है, नहीं तो क्या उसे आउट हाउस में रहने देती। बड़ा स्वाभिमानी और दबंग आदमी है। राय साहब की मृत्यु के बाद उसने बंगले पर एक गिलास पानी तक नहीं पिया है, पर नीरज से कह रखा है कि जब तक मम्मी जी हैं मैं यहीं रहूँगा। जिस दिन उनकी अर्थी उठेगी उसी दिन मैं भी विदा ले लूँगा और लौटकर इस घर में कदम नहीं रखूँगा। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा। सांझ का अंधेरा गिरने लगा था। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। आंटी अब चलूँगी। बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा। और देखिए तो आपके लिए ये सामान लाई थी, बातों बातों में उसका भी ध्यान नहीं रहा। मेरे साथ ही वापस घर जा रहा था। मैंने दोनों गिफ्ट पैक उठाकर पलंग पर रख दिए। ये क्या है? आपके लिए छोटी सी भेंट है, ताकि आप मुझे याद रखें। तुम्हें भूलना क्या संभव है? उन्होंने स्नेहिक स्वर में कहा। फिर बाल सुलभ उत्सुकता से पूछा, इसमें क्या है, खोलकर देख लूं? देखिए ना,
आप ही के लिए तो लाई हूँ। पहला पैक जो खुला उसमें कैसेट थी। उनका चेहरा खुशी से भर उठा। चश्मा लगाकर वे एक एक का विवरण पढ़ने लगी। आपके यहाँ म्यूज़िक सिस्टम तो होगा? मैंने डरते डरते पूछा। है, मेरा अपना टीवी है, रेडियो है, म्यूज़िक सिस्टम है। अब तो इन्हीं से काम चलाना है। बहुरानी की ऐसी नज़र लगी है कि अब बाहर निकलना तो असंभव ही हो गया है। मैंने कोई टिप्पणी नहीं की और दूसरा पैक भी खोल दिया। पुस्तकें देखकर उनकी आंखें आनंद से छलक उठी। इस बुढ़िया के लिए कितना पैसा फूंकाई हो। आपकी पसंद की तो है न ये किताबें? मैं अपनी समझ से ले आई थी। बहुत बढ़िया समझ है तुम्हारी। अब मेरे सोनेपन की घड़ियाँ आराम से कट जाएंगी। बस दुआ करो कि पुस्तकें ख़त्म करते करते मैं ख़त्म हो जाऊं। ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? अब तो क्राइसिस टल गया। अब तो आप ठीक होकर घर जा रही हैं। बेटा, क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है। खैर, तुम अखबार देखती रहना। किसी दिन पर्सनल कॉलम में मेरा नाम नज़र आ जाएगा, बशर्ते ये लोग अखबार में दें। बस भी कीजिए आंटी। आज आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शुभ शुभ बोलिए। मैंने उन्हें मीठी सी झिड़की दी, पर चाहकर भी यह नहीं कह सकी कि आंटी, अभी तो आपको बहुत जीना है। मैं जानती थी कि ये उनके लिए शुभ कामना नहीं, बद्दुआ होगी, अभिशाप होगा। दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।